अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। काफ़ी दिनों से मेरे जहन में एक बात चल रही थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। वो है मुहर्रम में हलीम जो बनाया जाता है उसके हवाले से। मुहर्रम की आमद है, मुहर्रम का चाँद नज़र आने वाला है, उसके बाद सब लोग हलीम के नयाज़ तैयार करते हैं, घरों में पकाते हैं, गली मोहल्लों में देगें चढ़ जाती हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था कि लोग किस तरीके से अपना पैसा ज़ाया करते हैं और किस तरह से हलीम की बेहुरमती करते हैं और किस तरह से अपना हलीम ज़ाया करते हैं। हलीम पकाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये कि तहम्मुल का काम है, बर्दाश्त का काम है और ये कि सब्र आज़मा काम है। एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक अगर आप हलीम को पकाते हैं तो आपका हलीम बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार बनता है। जो कि आप बाज़ारों में खाते हैं, कितना मज़ेदार हलीम होता है। लेकिन वही हलीम जब आप अपने घर में पकाते हैं, अपने मोहल्ले में पकाते हैं लड़कों के साथ मिलकर, तो वो हलीम कुछ का कुछ बन जाता है। क्योंकि हलीम एक होता है और पकाने वाले उसमें दसों होते हैं। फालतू लड़के उसमें बहुत सारे होते हैं जो आते हैं और अपने अपने मशवरे देते हैं कि जनाब इसमें ये करो। एक लड़का आग खींच लेता है, एक लड़का आग तेज़ कर देता है, एक लड़का घोटा शुरू कर देता है, एक लड़का चमचा चलाना शुरू कर देता है। कुछ मसालों को बर्बाद कर रहे होते हैं, कुछ गोश्त को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इस तरह की मैंने हरकतें बहुत देखी हैं। तो मैंने सोचा चलें भाई, यूट्यूब का चैनल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक-एक को तो जाके बता नहीं सकता, किसी का हाथ रोक नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलें इसको इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है जी, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि हलीम के लिए हमें किन-किन बातों की ज़रूरत है ख़्याल रखने की। तो सबसे पहली बात होती है, उसमें कुछ अनाज होता है, कुछ मसाले होते हैं, वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पूरा एक देग का सामान लिख दूँगा आपको, तो वो आप देख लीजिएगा। वरना अपने-अपने तरीके होते हैं, जो सब तरीके सही होते हैं। किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कुछ कम होता है, लेकिन वो अपने-अपने तरीके से होते हैं, लेकिन उसको पकाने का तरीका एक ही है, जिसको मुख्तलिफ़ तरीकों से लोग पका रहे होते हैं। तो चलते हैं कि किस तरह हलीम को पकाते हैं, उनमें किन-किन बातों का ख़्याल करना चाहिए। सबसे पहले दालें होती हैं, उनको रात को भिगो दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको सुबह हलीम चढ़ाना है, तो वो रात को आप धोकर 4-5 पानियों से गेहूँ को अलग भिगो दीजिए, चने को अलग भिगो दीजिए और बाकी जो 3 दालें होती हैं मूँग, मसूर और माश, अगर माश डालना ही डालना, वो बात अलग है। वो दालें अलग भीगी जाती हैं। उनको पहले पहले द दालें जो हैं उसमें कंकड़ वगैरह बहुत आया करते थे, अब तो इस तरह की बात नहीं है, तो 4-5 पानी से खंगाल कर आप अलग-अलग बर्तनों में भिगो दें। एक तो ये तरीका हो गया। और सुबह जब चढ़ाएँ आप, तो सबसे पहले दालें चढ़ती हैं, उनको फिर 4-5 पानी से धो लिया जाता है। एक तरफ दालें चढ़ा दी जाती हैं गलने के लिए, एक तरफ चूल्हे पे गोश्त चढ़ा दिया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसको इस तरीके से आप कर लें। अब मिसाल के तौर पे आपको हलीम चढ़ाना है, तो जब हलीम चढ़ाना है तो सबसे पहले गेहूँ के लिए पानी को बॉयल किया जाता है, यानी कि उसमें जोश आने दिया जाता है और उसमें सबसे पहले हल्दी, तेज़पात और दालचीनी, ये 3 चीज़ें डलती हैं सिर्फ़ दाल चढ़ाने के लिए। और दूसरा प्रोसेस है कि एक भगोने में आप उसी वक्त गोश्त चढ़ा दें, तमाम मसाले जितने भी होते हैं उसके अंदर वो सब डालकर और उसको आप पहले तेज़ आंच पे, जब इसमें जोश आ जाए तो उसकी आंच हल्की कर दें आप। तकरीबन 3 से 4 घंटे ये गोश्त पकता है, इसमें कोई चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में अगर हो सकता है कि आप समझो कि ये लग रहा है या जल जाएगा, तो उसमें आप चमचा हिला दें, वरना इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जनाब कौरमा बहुत तरीके से पकाया जाता है। सिर्फ इसका मकसद गलाना होता है और कुछ नहीं होता। चलिए, देग में आपने पानी डाल दिया, उसमें हल्दी डाल दी, तेज़पात डाल दिया, दालचीनी डाल दी। अब इस पानी को आप जोश आने दीजिए। जब पानी में अच्छी तरह से जोश आ जाए, यानी कि पानी उबलने लगे, तो आप डाल दीजिए गेहूँ। गेहूँ को अच्छी तरह धोकर और उसको डाल दीजिए। मैंने देखा है कि गेहूँ डालकर और जोश आता है, वो जनाब तेज़ आँच लगाकर लड़के क्या करते हैं, उसमें खूब चमचा हिला रहे होते हैं, उसमें फिर झाग बनने शुरू हो जाते हैं। वो फिर वो झाग निकाल के फेंक रहे होते हैं, उस झाग के बहाने पानी फेंक रहे होते हैं। ये लड़के वो फालतू लड़के हैं जिन्हें हलीम पकाने का पता ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हलीम पकता कैसे है। वो बेचारा जो हलीम की देग चढ़ाता है, अपने पैसे लगाता है इसके अंदर, वो चुपचाप बैठा रहता है। वो लड़के क्या करते हैं,
कोई ढकना ढक रहा है, कोई आँच तेज़ कर रहा है, तो भाई नॉर्मल आग पे जोश आने पर आप गेहूँ को डाल दीजिए। और गेहूँ को हिलाने की, चमचा चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेहूँ कभी भी नीचे नहीं बैठता, चाहे आँच तेज़ हो, स्लो हो। गेहूँ कभी भी नीचे नहीं बैठता, कभी भी नहीं जलता। ये बात आप नोट फरमा लीजिए। अगर कोई लड़का गेहूँ डाल के फ़ौरन उसमें चमचा हिलाता है, घोटा लगाता है, उसे बिल्कुल डाँट के भगा दीजिए वहाँ से आप, कि भाई हट जाइए आप यहाँ से। ठीक है जनाब? अच्छा, गेहूँ को गलने तक पका लीजिए। उसका तरीका ये होता है कि वो जब आप देखें भाई गेहूँ गल रहा है हमारा, तो उसको दबा के देख लीजिए। आराम से दबना चाहिए, तो इसका मकसद है कि आपका गेहूँ गल गया। उसको कहते हैं गेहूँ का पेट फट जाना। हम अपने बुज़ुर्गों से यही सुनते आए हैं, और हमने काफ़ी हलीम पकाया अपने बुज़ुर्गों के साथ। ठीक है जी, ये बात हो। इसके बाद डालेंगे आप चने की दाल। वो भी 4-5 पानियों से पहले धोकर, वो भी उसमें डाल दें आप। अब आपको हर 5 मिनट बाद चमचा चलाने की ज़रूरत है, और आँच आपकी ना स्लो रहेगी ना तेज़ रहेगी, बल नॉर्मल आग पे आप ये पकाएंगे। और गेहूँ जो है, वो गेहूँ के बाद जो आप चने की दाल डालेंगे, वो असल में लगने का खतरा, फ़ौरन नीचे बैठती है वो। तो उसे हर 5 मिनट बाद आप कपगीर से ये चमचा है। अच्छा, ये दोनों तरीके जो हैं, घर के और जो देग में बाहर जो पक रहा है हलीम, दोनों का तरीका एक ही है। बस घर में भगोने में पकता है, और बाहर जो लोग देग में पकाते हैं। चने की दाल डाल के आप उसको गलाने तक पकाएंगे, हल्की स्लो आंच पे। ठीक है जब चने की दाल गल गई आपकी, उसको भी दबा के देख लीजिए। जैसे घर में दाल पकाते हैं वही तरीका है, बिल्कुल अच्छी तरह गल जाना चाहिए। ठीक है ना? चने की दाल गल जाने के बाद बाकी 3 दालें, जिसमें मूंग, मसूर, माश और चावल भी होते हैं, वो डाल दीजिए आप। वो फ़ौरन गलती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो दाल डालकर आप स्लो आंच कर दें आप, बिल्कुल स्लो आंच, और तकरीबन उसे आधे घंटे तक पकने दें आप। दूसरी तरफ आ जाएं आप गोश्त की तरफ। तो गोश्त को मैंने कहा कि जैसे आप एक तरफ हलीम चढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ गोश्त चढ़ा दें, ताकि आपका हली जो गोश्त है वो हल्की हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता गलता रहे। तो पानी उसमें अपने हिसाब से डालें, जितना डलता है उसके अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कितना कितना क्या डलता है। तो वो भी हल्की हल्की आंच से पकता रहेगा। गोश्त आपको लेना है हड्डी वाला। देखिए, आप हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो उसमें से जो हड्डियों का जूस निकलता है ना, उसका टेस्ट हड्डी अलग आता है। ठीक है जनाब? तो वो भी हल्की हल्की आंच से पकता रहेगा। इस दौरान अगर आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार या कोई भी ये कहे कि भाई दाल में घोटा पहले लगा लो, तो बिल्कुल मना कर दिएगा। लोग समझते हैं कि हलीम का दूसरा नाम घोटा लगाना है। भाई घोटा एक है दालों को मैश करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी रॉकेट साइंस लगाते हैं ना, अपने अपने मशवरे देते हैं आके लड़के, कि यार ऐसा करो, पहले ये दालों को खूब अच्छी तरह घोट लेते ना, ताकि वो मुश्किल ना हो। तो ये तरीका नहीं है भाई, बिल्कुल तरीका नहीं है। एक सिंपल सा तरीका है, उसके हिसाब से आपको पकाना है। तो ये जो तरीका बता रहा हूँ, इसको फॉलो करें। और इसके अलावा अगर आपका दोस्त, कोई अहबाब या कोई चलता फिरता आदमी आपको कोई मशवरे दे, तो उस पे बिल्कुल अमल मत कीजिएगा। ठीक है जी? अच्छा, इसमें बीच में एक हल्दी के हवाले से भी तज़ाद पाया जाता है। कुछ भाई हमारे कहते हैं कि जनाब जितनी मिर्चें हों उतनी ही हल्दी होनी चाहिए। ये मिसाल के तौर पे एक देग में अगर 200 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च डल रही है, तो 200 ग्राम ही वो हल्दी भी डालते हैं, उनका तरीका है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जनाब, जैसे घर में हम खाना वगैरह पकाते हैं, इसमें अगर 3 चमचे आप पिसी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं, तो उसमें 1 या डेढ़ चमचा आप हल्दी डालते होंगे। इसका रेशो ये होता है। तो मेरे ख्याल में हलीम में भी यही रेशो होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जिनको अगर हल्दी ज़्यादा डालना है वो हल्दी ज़्यादा डाल लें, और वरना इस तरह जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह डाल रहे हैं आप। नमक हस्बे जायका हमेशा कम रखना चाहिए, क्योंकि देखें बाद में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसको निकाल नहीं सकते, और अगर कम हो तो डाल तो सकते हैं। ठीक है जनाब? अच्छा, इसी तरह ये है कि हलीम के लिए कुछ लवाज़मात होते हैं। जैसे जब आप हलीम पका लेंगे और दस्तरखान पे आप जब लगाएंगे, तो उसके साथ तली हुई प्याज होनी चाहिए, कटी हुई हरी मिर्चें होनी चाहिए, पुदीना टूटा हुआ होना चाहिए। हरा धनिया किसी मुकाम पर इसमें नहीं डलता। अगर कोई कहता है कि इसमें धनिया डाल दो, साबुत धनिया की बात हो रही है, हरे धनिया की बात हो रही है। पिसा हुआ धनिया तो इसमें डलता है, तो भाई इसमें बिल्कुल नहीं रखा जाता। ठीक है? अच्छा, आजकल क्या लोगों ने शुरू कर दिया है जनाब, वो अब लीमू नहीं मंगाते हैं, लीमू की जगह सिरका भर के रख देते हैं बोतलों में। बिल्कुल तरीका गलत है। लीमू का अपना असल टेस्ट है,
इसका हुस्न है ये। अगर आप नींबू के बगैर हलीम को खाएंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, तली हुई प्याज ले आते हैं। तली हुई प्याज बहुत अच्छे ब्रांड की, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी अगर हो तो चलो चल जाती है, वरना लोग तो कचरा कचरा उठा के ला के रख देते हैं। तो आजकल ये देखने में आ रहा है, मैंने बहुत देख रहा हूँ मैं। तो भाई तरीके से इसका तरीका ये होता है कि जब आप गोश्त चढ़ा रहे होते हैं तो उसमें घी काफ़ी डलता है। तो ऐसा करें आप, वो सारा घी डाल के ना सबसे पहले उसमें बारीक बारीक प्याज जितनी आपको चाहिए, किलो, आधा किलो, 2 किलो जो, उसको बारीक बारीक तल के ब्राउन ब्राउन गोल्डन, काली नहीं करनी उसे, वो तलकर उसको एक बर्तन में फैला दें और उसको साइड में रख दें, और जो तेल बच जाए उसको वापस डब्बे में डाल दें और जितना इस्तेमाल करना वो उसमें गोश्त चढ़ा दें। इस आपका भगोना ही बड़ा हो गया, उसमें आराम से प्याज भी तल गई। ये तरीका होता है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, आपकी दालें जब गल गई सारी और उसके बाद आपका गोश्त गल गया, आपने देख लिया उसका पानी खुश्क होने लगा, तो उसे अच्छी तरह आपने तेज़ आंच पे भून लिया ताकि उसका तेल ऊपर आ जाए। ये हो गया आपका कोरमा तैयार। ठीक है जनाब। उस कोरमे को आप डाल देंगे उन दालों के अंदर, और उसके बाद लकड़ियाँ देख के नीचे से खींच देंगे, सिर्फ कोयले रहेंगे। उसके बाद आप 1 घंटे के लिए उन दालों को और उन गोश्त को जो डाला है आपने छोड़ देंगे। अब आप थोड़ा सस्ताएंगे, आराम करेंगे। ठीक है। अगर आप 12 बजे चढ़ाते हैं तो तकरीबन ये प्रोसेस, ये वाला 3-4 बजे के टाइम ये प्रोसेस आ जाएगा आपका। तो उस टाइम हमारे नाना कहा करते कि चलो भाई 1-1 घंटे की नींद ले लो, इसको छोड़ दो आप और साइड में हो जाओ। हम यही करते थे। कुछ लोग बातें करते थे, कुछ लोग चाय पी लिया करते थे, कुछ लोग सो जाया करते थे, 1 घंटे की नींद ले लिया करते थे। तो वो जनाब वो 1 घंटा गुजर गया, फिर उसके बाद वो उठा दिया करते थे, अजान का टाइम हो जाया करता था, नमाज़ पढ़ी आपने, फिर वो कहते हैं चलो भाई अब इसमें घोटा लगाना शुरू करो। वो घोटा इतने आराम से लगता है उस वक़्त, क्योंकि सब चीज़ गली हुई होती है और बेहतरीन उसमें घोटा लगता है। और हमारे यहाँ क्या है, हलीम चढ़ाते घोटा शुरू हो जाता है। ये कोई तरीका है यार? झाग बन रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, घोटे लगा रहे हैं। हलीम का नाम कोई घोटा लगाना थोड़ी है। तो उस वक़्त जो सुबह के टाइम जो घोटा लगेगा, इंशाल्लाह ताला 1 घंटे में घोटा ऐसा बेहतरीन आपका लेसदार, रेशेदार आपका हलीम बेहतरीन तैयार हो जाएगा आपका। तो इस पर अमल कीजिएगा और घोटे को लगाएं तरीके से, सब मिलके लगाएं। उसके बाद अगर हलीम आपको सुबह डायरेक्ट बांटना है घरों में, तो उसमें आप अदरक डाल दें, कतरी हुई हरी मिर्च डाल दें, पुदीना। अच्छा, पुदीने के लिए एक बात बता दूं आपको, जब आप समझें कि भाई अब इसमें घोटा नहीं लगेगा, हमारा हलीम तैयार हो गया है, तो उससे 5 मिनट पहले आपको पुदीना डाल देना है। और पुदीना लगाने के बाद सिर्फ 5 मिनट का घोटा लगाना है ताकि पुदीना उसमें मिक्स हो जाए। पुदीने को हरगिज़ हरगिज़ घोटे में शामिल नहीं करना है, यानी कि पहले से आप डाल दें और आप चाहते हैं कि भाई वो पत्ते बिल्कुल पिस जाएँ, मैश हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ, आपका हलीम कड़वा ज़हर हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा आपका, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। ये ख़ास बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है। जो चीज़ जब डलनी है वो जब डलेगी, बस उससे पहले नहीं डलेगी। किसी की रॉकेट साइंस नहीं चलेगी इसके अंदर, सबको मना कर दीजिए आप। तो जब समझें कि भाई आपका हलीम तैयार हो गया या घोटा आप नहीं लगना है, तो आप पुदीना डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए एक घोटा लगा दीजिए ताकि वो पत्ते आपके मिक्स हो जाएं। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि यार इस हलीम को डायरेक्ट हम बांटेंगे, अदरक को आप बारीक बारीक काट लीजिए, वो डाल दीजिए, और हरी मिर्च बारीक बारीक काट लीजिए, वो डाल दीजिए। और उसके बाद इससे पहले, इन चीज़ों से पहले, यानी कि आपको इसमें लगाना है बघार। प्याज का बघार लगेगा। प्याज को जो आपकी तरकीब के मुताबिक जो सामान है उसको आप तलेंगे, और लाइट ब्राउन, काली नहीं करनी है। हमेशा याद रखना कि प्याज लोग का भले थोड़ी सी सफ़ेद रह जाए वो मसला नहीं है, लेकिन काली नहीं होनी चाहिए। काली हो गई तो आपका बर्बाद हो गया हलीम। उसके बाद आप बघार लगा देंगे, और उस बघार के साथ साथ उसमें हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये भी इसी टाइम डलेगा, उससे पहले नहीं डलेगा बिल्कुल भी। और गरम मसाला भी हस्बे ज़रूरत डलेगा। ज़्यादा डालेंगे तो हलीम का कलर काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आप बाद में जब खा रहे हो जब डाल रहे हैं। अगर किसी को तेज़ मिर्चें चाहिए तो वो उस वक़्त डाल रहे हैं। ये तरीका होता है। ये लोग पहले से डाल देते हैं, नहीं कम है। ये हो गया आपका। इसके बाद अगर आपको बाँटना है, फिर बार-बार बोल रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट हलीम बाँटना है देग में से, तो अदरक और हरी मिर्च डाल दीजिए। वरना अगर आप खिलाने का इरादा रखते हैं घर के अंदर,
तो अदरक और हरी मिर्च ना डालें आप, बल्कि आधी हरी मिर्चें आप कोरमा जब पकड़ाओ जब डाल दें आप इसमें, क्योंकि आजकल जो है मुँह में ना अदरक आती है, हरी मिर्च आती है ना, तो लोगों को बुरा लगता है। पहले तो हम लोग खा लिया करते थे, अब लोग नहीं खाते हैं। ठीक है जनाब। अब दस्तरखान पे आपने लगाया जनाब, हलीम निकाल दीजिए आप, उसके साथ-साथ आप तली हुई प्याज़ रख दीजिए, हरी मिर्च बारीक कतरी हुई रख दीजिए, पुदीना टूटा हुआ, पुदीना कतरा हुआ नहीं होनी चाहिए। पुदीने को आप तोड़ लें उसके पत्ते, उसको भिगो दें अच्छी तरीके से और ताज़ा-ताज़ा हरा-हरा पुदीना आप हलीम के साथ सर्व करें। तली हुई प्याज़ रख दीजिए, नींबू आधे-आधे 4 टुकड़े, बड़ा नींबू तो 4 टुकड़े करके रख दीजिए। अब जिसको जो उसमें चीज़ डाल, चाट मसाला रख दीजिए, गरम मसाला रख दीजिए, ठीक है? अब जिसको जो डालना हो उसके अंदर डालेगा और नौश फरमाएगा। उसके साथ आजकल नान चल रहे हैं, पहले नान नहीं खाए जाते थे, लेकिन आजकल नान के साथ हलीम को बहुत शौक और शौक से खाया जाता है। तो भाई आप नान भी मंगा लीजिए, दस्तरखान पे लगा दीजिए। ये एक तरीका होता है हलीम पकाने का और हलीम खाने का। उसके बरअक्स मैं काफ़ी सालों से देख रहा था, दिल कुड़ता था, देखता था कि भाई किस तरीके से लोग अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। बेचारा एक शौक में हलीम चढ़ाता है और उसके दोस्त यार उसके हलीम को आके उसके पैसे को बर्बाद करते हैं, उसके हलीम को बर्बाद करते हैं, उसके वक्त को बर्बाद करते हैं और फिर सुबह अजीब सा ऐसा हलीम खाने को मिलता है कि हलीम के नाम से नफ़रत हो जाती है। तो भाइयों, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हलीम के बारे में मालूमात हो गई होंगी, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख के आप कुछ पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इसको एप्रिशिएट करें और लाइक करें, शेयर करें मेरे को। और मेरी काफ़ी रेसिपीज़ देखी होंगी आपने, नहीं हो तो देख लीजिएगा जब जब सब्सक्राइब करेंगे। इसमें हलीम की 2 रेसिपीज़ हैं, एक तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाली है, वो बिल्कुल अच्छी है, और एक बहुत पहले की है। अच्छा, ये सिर्फ़ मैंने आपको पकाने का तरीका बताया था, इसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यानी कि इसका सामान वगैरह बिल्कुल नहीं बताया, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा मैं आपको। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी और इंशाअल्लाह ताला आप इन बातों पर अमल भी करेंगे, और आप जहाँ कहीं देखेंगे कि भाई ये काम गलत हो रहा है, हलीम के साथ ज़्यादती हो रही है, हलीम को गलत पकाया जा रहा है, तो उनको बताएँगे भी और उनको मेरा लिंक दे दिएगा, उनको सुना दीजिएगा। ये छोटी-सी बातें थी जो कि मैं आपसे करना चाह रहा था। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा। जब तक मुस्तफ़ा नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।